इंडिया में आईपीएल शुरू हो चुका है और आईपीएल के शुरू होते ही ये सारे एड्स काफी जोरों से आपके स्क्रीन पर आते होंगे। अब एक बनेगा माई 11 सर्किल पर अपनी टीम बनाओ और हर दिन जीतो 1 करोड़। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। और आईपीएल और आईपीएल जैसे और भी जितने भी क्रिकेट के टूर्नामेंट है उनकी वजह से बेटिंग ऐप्स के जरिए कई लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। पर इन करोड़ों रुपए के पीछे उन कंपनीज ने आखिर कितने पैसे कमाए हैं और जो ये करोड़ रुपए ये एक बंदे को दे रहे हुए 1 करोड़ रुपए इनके पास आ कहाँ से रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर कैसे ये कंपनीज अपने आप को इस तरीके से डिजाइन करती हैं कि लोग इसकी तरफ खींचे जाते हैं, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और इन कंपनीज पर आखिर सरकार बैन क्यों नहीं लगाती है और एक बार लगाने के बाद सरकार ने इससे बैन वापस क्यों ले लिया था और कैसे ये कंपनीज अपना करोड़ों का प्रॉफिट बना लेती है एक मैच में ही। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लोगों को अपनी साइट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी अलग अलग बेटिंग कंपनीज अलग अलग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने साथ ऐड कैंपेन में लेती हैं। कई सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करती हैं ऐड कैंपेन चलाने के लिए ताकि लोगों का ध्यान इनकी ऐप पर जाए। और अक्सर आपको एक ऐसा ऐड भी देखने को मिलता होगा जिसमें एक काफ़ी गरीब मिडिल क्लास परिवार का लड़का 1 करोड़ रुपये या 2 करोड़ रुपये कुछ अमाउंट जीता है। उनके साथ भी ये कंपनीज एक ऐड शूट करती है और उन्हें भी पूरे सर्कुलेट कर देती है सोशल मीडिया पर ताकि लोगों की नज़र में ये भी जाए कि हर व्यक्ति जीत रहा है, तो वो लोग भी अपना पैसा इसमें लगाने के लिए रेडी हो जाएं। वो लोग भी कन्विंस हो जाएं कि हाँ जीतने का चांसेस है, अगर ये जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता हूँ। और इन सभी ऐड कैंपेन्स के अलावा कंपनी अपनी वेबसाइट पर जो भी फैंटेसी स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट खिलाड़ी होती है उसमें एंट्री फीस काफ़ी मिनिमम रखती है, इतना मिनिमम कि लोगों के पॉकेट पे उससे कोई खास असर नहीं पड़ता। लोगों को लगता है कि सिर्फ 10 रुपये 49 रुपये या 100 रुपये देकर अगर करोड़ जीतने का चांसेस है तो क्यों ना दिया जाए। पर लोग ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति करोड़ नहीं जीतेगा, कोई एक ही आदमी होगा जो 1 करोड़ की प्राइज मनी जीतेगा और बाकी लोग सारा का सारा पैसा इसमें लगाकर खो ही देंगे मैक्सिमम लोग। और अक्सर देखा जाता है कि बैटिंग में हारने के चांसेस ज़्यादा है और इन सभी बैटिंग ऐप्स और कंपनीज के यूज़र्स इतने ज़्यादा हैं कि ये 10 50 100 रुपये कब करोड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं इन लोगों को पता भी नहीं चलता। इन कंपनीज के पास वो सारा डेटा होता है। आज इंडिया के वैसे लोग जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ऐसे ही किसी गेम में इंटरेस्ट रखते हैं उनमें से 40% ऐसे लोग हैं जो इन सभी चीज़ों में गैम्बल भी करते हैं, इन सभी फैंटेसी स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये 40% अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इंडिया में गैम्बलिंग करना एक क्राइम है और इंडिया में कोई भी कंपनी या फिर वेबसाइट कोई भी ऐसा चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकती जहाँ पे गैम्बलिंग हो रही है। और इसी वजह से ड्रीम 11 पे एक बार बैन कर दिया गया था ये कह करके कि ड्रीम 11 पर गैम्बलिंग होती है। पर उसके कुछ समय के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनबैन कर दिया क्योंकि ड्रीम 11 का कहना था कि ये हमारा ऐप या वेबसाइट में कोई भी गैम्बलिंग नहीं होती है। हमारे वेबसाइट पे ये सारा गेम एक स्किल बेस्ड गेम है जहाँ पे लोग अपनी स्किल का और अपने क्रिकेट नॉलेज का यूज़ करके हमारे वेबसाइट पर एक फैंटेसी टीम बनाती है और उस टीम का जो रिजल्ट आता है आफ्टर मैच उसके ऊपर टीम्स के सभी मेंबर्स को पॉइंट दिए जाते हैं और उन्हीं पॉइंट के बाद इन लोगों में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसी वजह से कई सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज इंडिया में चल रही है क्योंकि वो अपने आप को एक स्किल बेस्ड गेम दिखाती है ना कि एक गैम्बलिंग ऐप। तो अब जानते हैं कि ये सारे बैटिंग कंपनीज अपना प्रॉफिट कैसे बनाती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप सपोज कीजिए कि आपके लोकेलिटी में एक क्रिकेट टूर्नामेंट किया जा रहा है जिसकी एंट्री फीस है 500 रुपीज़ पर प्लेयर और एक क्रिकेट टीम में लगभग 11 प्लेयर तो कंपलसरी हैं। इस हिसाब से उस पूरे एक टीम का जो एंट्री फीस होता है वो होता है 5500 रुपये। और अब सपोज कीजिए कि आपके लोकेलिटी से 10 ऐसी टीमें हैं जिसने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, यानी कि अब उस टूर्नामेंट में के पास जो टोटल अमाउंट आया पार्टिसिपेंट फीस के रूप में वो है लगभग 55,000 रुपये। अब उस टूर्नामेंट के जो विनिंग प्राइजेस है वो इस प्रकार है, जो फर्स्ट आएगा उसे मिलेंगे 15,000 रुपये, यानी कि आपके पार्टिसिपेंट फीस का लगभग 3 गुना, और जो रनर अप टीम होगी उसे मिलेगा 10,000 रुपये, यानी कि आपके पार्टिसिपेंट फीस का लगभग 2 गुना पैसा। अब इन दोनों प्राइजेस को ऐड करने पर जो अमाउंट आता है वो होता है 25,000 रुपये और टोटल वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के पास पैसे आए हैं पार्टिसिपेंट फीस के तौर पर 55,000 रुपये। अब उस 55,000 रुपये में से 25,000 अगर आप माइनस कर दो तो उसके पास उस ऑर्गेनाइजर के पास बचते हैं 30,000 रुपये। अब इस 30,000 रुपये में आप समझ लीजिए कि लगभग उसने खर्च किए होंगे 5,000 रुपये थोड़ी बहुत टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी खर्चा है उसमें। तो ये सारे खर्चे और प्राइज मनी को हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उस ऑर्गेनाइजर के पास वो है 25,000 रुपये, जो कि उसने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के बाद कमाए हैं। ये तो बात हुई एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट की, पर अगर ऐसा ही कोई टूर्नामेंट एक फैंटेसी रूप में आपको एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिले जहाँ पर विनिंग अमाउंट ज़्यादा हो और एंट्री फीस कम हो पर उनका यूज़र बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा, यानी कि करोड़ों लोग जब उसके प्लेटफॉर्म पर खेलते हों तो वो अमाउंट आखिर कितना ज़्यादा हो सकता है। तो वो अमाउंट ईजिली हज़ारों करोड़ों में पहुंच जाएगा, जिसमें से सिर्फ कुछ ही अमाउंट विनर्स को दिया जाएगा जो करोड़ों रुपए जीते थे, बाकी मैक्सिमम अमाउंट वो कंपनी अपने पास ही रख लेगी। तो इस तरीके से फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज अपना प्रॉफिट कमाती हैं। मेरी राय में तो बेटिंग एक ऐसा लूप है जिसमें अगर आप जब जीत रहे हो तो आपको लगेगा कि मुझे और अमाउंट जीतना चाहिए, पर अगर आप जब हार जाते हो तो आपको लगता है कि कम से कम इतना तो कर लूँ कि मैं अपना हारा हुआ अमाउंट वापस ले लूँ, और इसी तरीके से आप इस लूप में फंसते जाते हो।
खैर, आपको इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके सामने बनाता रहूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको राइट वाली वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगेगी, तो उसे भी एक बार ज़रूर देखें।